मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संपन्न हुए गणित विषय के प्रश्न पत्र संकेतांक 822 HV की प्रश्न संख्या 23, 24 और 25 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 22 तक के प्रश्नों का हल पीछे दिया जा चुका है, जिसे देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप प्रश्न संख्या 1 से 22 तक के प्रश्नों का हल देख सकते हैं। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 23, जो कि 6 अंकों में आता है। दिया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की प्रश्न संख्या 23 दो वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल का अनुपात दिया है। माना पहले वर्ग की भुजा इक्वल टू x और दूसरे वर्ग की भुजा इक्वल टू y। प्रश्नानुसार दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 दिया है, अर्थात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 57। ये हमारा 157 पहला समीकरण बन जाएगा। प्रश्न की दूसरी शर्त दी है, कह रही है इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप जानते हैं 4 गुणे भुजा। तो प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार दोनों वर्गों के परिमापों का योगफल दूसरी शर्तानुसार 4x प्लस 4y, पहले वर्ग का परिमाप 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप 4y और योगफल दोनों का 68 मीटर दिया है। यदि इसको सरल कर लें, 4 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 68 या x प्लस वाई इक्वल टू मिल जाएगा 68/4। सरल कर लें, 4 कम 4 और 28 हुआ, 4 सत्ते 28। इससे हम y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर मिल जाएगा 17 माइनस x। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y के स्थान पर हम 17 माइनस x लिख देंगे, 17 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 157। अब इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यही बन जाएगा x स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे 17 का स्क्वायर 289 प्लस x स्क्वायर माइनस 17 दुनाई 34x माइनस 157 इक्वल टू 0। अब इसको सरल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर माइनस 34x और 289 माइनस 157 प्लस माइनस घट जाएंगे तो 9 से 7 घटाएं 2 मिला, 8 से 5 घटाएंगे 3 और 2 से 1 घटाते हैं 132। अब देख रहे हैं पूरे समीकरण से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 को यदि हम कॉमन कर लें तो x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 2 छंग 12 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 इक्वल टू 0/2, 0 मिल जाएगा। तो ये हमारा एक अभीष्ट द्विघात समीकरण बन जाता है। 66 के ऐसे खंड करना है कि जोड़ने पर 17 मिले, 11 और 6 हो जाएंगे, 11 6 17 और गैर छक्का 66। तो अब यदि इसके हम गुणनखंड कर लें तो यही बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 इक्वल टू 0। अब दो का समूह बना के कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 11 और दूसरे समूह से देख रहे हैं माइनस 6 कॉमन कर लिया जाए, ये भी x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से x माइनस 11 कॉमन किए तो शेष बचा x माइनस 6। अब दोनों पदों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर यदि करते हैं, यदि हम x माइनस 11 बराबर 0 लेंगे, यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर 11 मिल जाएगा और यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6। इन x के मान को अगर समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में x के मान रखने पर तो y इक्वल टू मिल जाएगा 17 माइनस 11 अर्थात 6 और यदि हम x के स्थान पर x का मान 6 रखें तो y बराबर मिलेगा 17 माइनस 6 अर्थात 11। तो इस प्रकार से वर्ग की भुजाएं क्रमशः x यानी 11 x 11 रखने में y का मान 6 तो 11 मीटर और 6 मीटर ये वर्ग की भुजाएं होंगी। एक वर्ग की भुजा 11 मीटर
तो दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर होगी। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 23 का अथवा धारा की चाल पूछ रहा। मान लेते हैं माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें शांत जल में नाव की चाल दी हुई है। नाव की चाल बराबर दी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के सापेक्ष नाव की चाल लिखेंगे तो धारा के सापेक्ष नाव की चाल परस्पर जुड़ जाती हैं। 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत नाव की चाल यदि लेंगे तो सापेक्ष चाल घट जाएगी। 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्नानुसार कह रहा वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय अगर निकालें, धारा के विपरीत जाने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 24 किलोमीटर और चाल है धारा के विपरीत 18 माइनस x। फिर धारा के सापेक्ष जाने में लगा समय 24 बटे धारा के सापेक्ष चाल देख रहे दी है 18 प्लस x। और प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा कि धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। यानी जो विपरीत जाने में लगा समय है वो धारा के सापेक्ष जाने के समय से 1 घंटा अधिक है। तो हमारा 24 बटे 18 माइनस x, इसकी तुलना अगर 24 बटे 18 प्लस x से करते हैं तो प्रश्नानुसार कह रहा ये 1 घंटा अधिक है। तो इससे अगर इसका अंतर निकालें तो दोनों का अंतर बराबर 1 घंटे का मिलेगा। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो सरल करने पर 24 कॉमन मिल रहा है, 24 कॉमन कर लें। इसके बाद लासा ले लेंगे 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, तिरछा गुणा हो जाएगा। तो 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। सरल करेंगे तो 18 18 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा मिलता है 24 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x हो गया। अपान हर में देख रहे हैं प्लस माइनस वर्गांतर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 24 गुनाई 48 एक्स इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। सारे पदों को एक ओर कर लें। राइट हैंड साइड के पदों को भी पक्षांतर करके यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो फिर ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण बन जाता है। अब इस द्विघात समीकरण में 324 के ऐसे खंड करना है कि घटाने पर हमारा 48 प्राप्त हो। तो इसके दो खंड 54 और 6 प्राप्त हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब दो दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लें। पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 54, दूसरे से माइनस 6 कॉमन कर लें तो x प्लस 6 पंचे 30, 6 चौको 24। इस प्रकार से देख रहे हैं x प्लस 54 फिर दोनों से कॉमन मिल जाएगा। x प्लस 54 को यदि हम कॉमन कर लें तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों पदों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करेंगे। यदि x प्लस 54 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 54 जो कि अग्राह्य होगा, अग्राह्य है क्योंकि चाल निगेटिव नहीं होती है। फिर यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x बराबर 6 मिल जाएगा। अतः धारा की जो चाल प्राप्त हुई, अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा
यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 में दिया है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 24 में दिया है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर, ये मान लीजिए कोई पेडिस्टल है और इसके शिखर पर क्या 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। तो ये मान लीजिए मूर्ति की स्थिति है, ए बी पेडिस्टल है और बी सी इस पर मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से देखा जाता है। तो भूमि पर स्थित मान लीजिए बिंदु डी है। तो डी से देखने पर क्या भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो बिंदु डी से देखने पर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश मिलता है। जबकि कह रहा उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो डी से देखने पर पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश प्राप्त होता है। अब हमको पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए पेडिस्टल की ऊंचाई h है, मूर्ति की ऊंचाई को मान लीजिए y है और AD को हम x मान लेते हैं। पेडिस्टल के आधार से उस बिंदु की दूरी को x मान लिया जाए। तो अब ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज BAD में tan 45 अंश जानते हैं। tan लंब बटे आधार होता है, तो लंब AB आधार AD। तो देख रहे हैं tan 45 अंश का मान 1 है, इक्वल टू AB हमने h माना है और AD को x। तो इस प्रकार से x इक्वल टू h एक समीकरण बन जाता है। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज DAC को लेकर चलेंगे। समकोण त्रिभुज CAD में tan 60 अंश में हमारा मिल जाएगा AC अपान AD। tan 60 अंश का मान जानते हैं √3 इक्वल टू AC देख रहे हैं चित्र में, AC हमारा h प्लस वाई, तो h प्लस वाई अपान ADX है। तो √3x इक्वल टू h प्लस वाई, x का मान समीकरण 1 से रख लेते हैं। तो √3 समीकरण 1 में देख रहे हैं x बराबर h है, तो x की जगह हम h लिख लेंगे। इस h को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो माइनस h इक्वल टू वाई। तो ये हमारा ये दूसरा समीकरण बन जाता है। अब इसके बाद इस y के मान को समीकरण 1 में देख रहे हैं x इक्वल टू h और समीकरण 2 में हमारा h कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू वाई। और मूर्ति की ऊंचाई पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो इस मूर्ति की ऊंचाई अर्थात इस y का मान दिया है 1.6 मीटर। तो हम इस y के स्थान पर 1.6 रख देंगे तो h बराबर मिल जाएगा y के स्थान पर 1.6 अपान √3 माइनस 1। अब हम हर की संयुग्मी संख्या से अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर मिल जाएगा 1.6 इंटू √3 माइनस 1 अपान हर में देख रहे हैं प्लस माइनस वर्गांतर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो सरल किए 3 माइनस 1 2 और 2 से 1.6 को काट देंगे तो ये हमारा 0.8 इंटू √3 माइनस 1 मीटर ये पेडिस्टल की ऊंचाई का मान होगा। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसका हम अथवा भाग देखते हैं। अथवा भाग में दिया है, अथवा भाग में कह रहा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये मान हमको निकालने हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 24 का अथवा। क्या एक 80 मीटर चौड़ी सड़क दी है। ये मान लीजिए 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इस सड़क के क्या आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हैं। तो समान ऊंचाई के ये दो खंभे हो गए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण
क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। तो मान लीजिए ए बी सड़क है और इस सड़क के मध्य में कोई बिंदु P है। इस P बिंदु से देखा जाता है तो दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कह रहा एक 60 अंश और दूसरा 60 अंश और दूसरा 30 अंश प्राप्त होता है। 60 अंश है, दूसरा 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई निकालना है, दोनों समान ऊंचाई के हैं। मान लेते हैं H है, A B C D और खंभों से बिंदु की दूरी निकालना है अर्थात P की स्थिति ज्ञात करना है और हमको H का मान निकालना है। 80 मीटर चौड़ी सड़क दी है, इस सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। तो एक खंभे से अगर बिंदु की दूरी को हम x मान लें तो दूसरी ओर की दूरी आ जाएगी 80 माइनस x। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज PAD में अगर देखें तो समकोण त्रिभुज PAD में देख रहे हैं कोण 60 अंश है, tan 60 अंश लंब बटे आधार। तो देख रहे हैं इसमें लंब हमारा AD है और आधार AP या PA कहें। tan 60 अंश का मान √3 और AD देख रहे हैं AD हमने h माना है और PA x है। तो इस प्रकार से √3x = h, ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। अब हम दूसरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज PBC में देखेंगे कोण 30 अंश है तो tan 30 अंश बराबर बनेगा लंब देख रहे हैं h है अपान आधार 80 माइनस x। tan 30 अंश का मान रख देंगे तो tan 30 अंश 1/√3 = h अपान 80 माइनस x। इसमें भी तिरछा गुणा कर लें तो 80 माइनस x बराबर मिल जाएगा √3h। h का मान समीकरण 1 से रख लें √3 h बराबर देख रहे हैं समीकरण 1 में √3x है तो √3x ये हमने समीकरण 1 से मान रख लिया। समीकरण 1 से √3 गुणा करेंगे तो 3x बन गया। x के सारे पद एक और कर लिए जाएं तो ये मिल जाएगा 80 बराबर 3x प्लस x अर्थात 4x = 80। तो x बराबर मिल जाएगा 80 बटे 4, 4 दूनी 8 तो x बराबर 20 मीटर आ जाता है। इसका अर्थ हुआ कि पहले खंभे से बिंदु की दूरी 20 मीटर है और यहीं से अगर हम दूसरे खंभे से निकालें तो दूसरे खंभे से जो दूरी मिल जाएगी, टोटल दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 है तो 80 से 20 घटा लेंगे। दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी बराबर 80 माइनस 20 60 मीटर हो जाएगी और मीनार की ऊंचाई समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा दिया है √3x = h यानी h बराबर √3x। x का मान 20 मिला तो 20 √3 मीटर ये खंभे की ऊंचाई का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे दिए हुए प्रश्न का हल मिल जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में आकृति दी है, देखिए एक बेलनाकार गिलास है जिसमें एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को इस आकृति में कह जूस देता था जिसका आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था। तो ये आंतरिक व्यास इसका 5 सेंटीमीटर है और निचले आधार में एक उभरा हुआ देख रहे हैं अर्धगोला दिखाया गया है। तो जिससे अब जूस की मात्रा इस भाग में नहीं पहुंच पाती, जितना भाग कम हो जाएगा। तो अब प्रश्न कह रहा है कि उनमें गिलासों की धारिता आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ये हमको दोनों ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न संख्या 25 का अगर हम 25वां देखें तो प्रश्न संख्या 25 में दिया है एक जूस बेचने वाला, देखिए हमारा फिगर इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 25 एक ये बेलनाकार गिलास है और इसमें प्रश्नानुसार निचले सिरे में कह रहा है एक अर्धगोलाकार, परंतु गिलास के निचले आधार में कह रहा है एक उभरा हुआ अर्धगोला था। तो ये एक उभरा हुआ अर्धगोला है तो ये पार्ट हमारा जूस डालने में ये भाग इतना कम हो जाएगा।
जबकि इसकी आंतरिक व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या 5 का आधा मिल जाएगी, 5/2 सेंटीमीटर, और इस गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी है। हमको ज्ञात करना है गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता। तो सबसे पहले हम इस पूरे बेलनाकार भाग का आयतन निकाल लेंगे। तो बेलनाकार भाग का आयतन बराबर मिल जाएगा, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलन का आयतन जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। यदि इसको हम सरल कर लें, पाई का मान दिया है 3.14 इंटू आर 5/2 स्क्वायर है, 2 बार गुणा में लिख दिए। ऊंचाई h 10 है। तो इस प्रकार से सरल करेंगे। तो सरल करने में अगर देखें, 2 से हम 3.14 को काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 से 10 काट दें, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से 5 पचा 25 पंचे 125, तो 1.57 गुणे 125। इनका यदि आपस में हम गुणा कर लें तो गुणा करने पर देखेंगे 125 में 1.57 से गुणा करना है, 157 गुणे 125। देखिए गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 और 15 पचे 75 और 5 सत्ते 35 हासिल 3 मिले, 15 पचे 75, 3 78। इसके बाद 2 सत्ते 14, 15 दुनाई 30, 30 1 31, 1 से गुणा करेंगे 157 ही मिल जाएगा। इस प्रकार से 5 8 4 12 और 8 1 9 7 16, 5 3 8 1 9 1 दशमलव हमारा देख रहे हैं 2 अंक पर है, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 196.25 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आयतन मिल जाएगा। देखा जाए ये बेलनाकार भाग का आयतन आया, अर्थात ये देखा जाए तो आभासी आयतन का मान मिला। ये आभासी धारिता हुई, आभासी धारिता 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि वास्तविक धारिता में हमारे ये अर्धगोलाकार भाग का आयतन कम हो जाएगा। अब हम अर्धगोलाकार भाग का आयतन निकाल लें। अर्धगोलाकार भाग का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। इसको यदि हम सरल करें तो सरल करने पर 2/3 पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 5/2 क्यूब है, 3 बार गुणा में लिख लिए। अब इसको सरल करेंगे, 1 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और 2 से काटेंगे तो 1.57 और इसके बाद हमारा शेष बचता है तो 1.57 इंटू 5 का गुणा किए, 5 पचा 25 पंचे 125 बटे में देख रहे हैं 2 तिहाई 6। तो 1.57 में 125 का गुणनफल हमने निकाला है तो 196.25 मिला है। तो ये हमारा 196.25 बटे 6 काट के सरल कर लें। 6 त्रिक 18, 16 हुआ, 6 दुनाई 12, 4 16 42 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 0 और फिर ये हमारा तो लगभग मिल जाएगा 6 8 48, तो 0.7 कह सकते हैं, लगभग 32.71 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमको निकालना है वास्तविक धारिता। तो वास्तविक धारिता में ये मान हमारा कम हो जाएगा, इसलिए वास्तविक धारिता बराबर मिलेगी 196.25 माइनस 32.71 घटा के लिख देंगे। 5 से 1 घटाएं 4 और ये हमारा 11 बल्कि 12 से 7 घटाएंगे, 7 5 12 और ये हमारा बचा 5 से 2 घटाएं 3 मिला और 9 से 3 घटाएंगे 6 1। तो 163.54 सेंटीमीटर क्यूब ये वास्तविक धारिता का मान होगा। तो वास्तविक धारिता हमारी मिली, वास्तविक धारिता बराबर 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि आभासी धारिता का मान 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से ये हमारे दिए हुए प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है कि रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के उपलक्ष्य में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था।
वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, चित्र में देख रहे हैं, और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो रशीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान 22/7 लीजिए दिया है। देखिए प्रश्न 6 अंक में आया है। तो इसमें हमको निकालना है कह रहा उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर वो रंग करना चाहता है कि बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे और जो मान मिलेगा वही रशीद द्वारा रंग किए जाने वाला अभीष्ट क्षेत्रफल होगा। तो अब इसको हम हल करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं प्रश्नानुसार यदि हम चित्र बनाएं, चित्र बना हुआ है, ये देखें तो इसमें प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 25 का अथवा 25 के अथवा में दिया है एक लट्टू जो कि शंकु के आकार का है। इस प्रकार से शंक्वाकार एक लट्टू है और इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। इस प्रकार से लट्टू की आकृति दी है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई अर्थात ये टोटल 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है वो 3.5 सेंटीमीटर है। हमको ज्ञात करना है इस पर रंग करने के लिए रशीद द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इससे व्यास से अगर हम त्रिज्या निकाल लें तो r बराबर मिल जाएगा 3.5/2। अब अगर हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकालें तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई बराबर मिल जाएगी, संपूर्ण ऊंचाई से अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई h बराबर संपूर्ण ऊंचाई 5 है। 5 से हम इसकी त्रिज्या को घटाएंगे 3.5/2, दशमलव हटाएं 20 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20। इस प्रकार से लाशा लिए 4 मिला, 4 पंचे 20, 20 माइनस 7 और 20 से 7 घटा देंगे तो ये हमारा 13/4, 13/4 ये ऊंचाई h का मान मिल गई। अब चूंकि शंकु का हमको वक्रपृष्ठ निकालना है और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, पहले हमको तिरछी ऊंचाई एल का मान निकालना है। तो यल का मान यदि निकालें तो यल बराबर मिलेगा √h² प्लस r²। h का मान देख रहे हैं, h दिया है, h का मान प्राप्त हुआ 13/4, 13/4 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या r सरल करने में देख रहे हैं r का मान 3.5/2 है, दशमलव हटाते हैं तो 35/20 इसका स्क्वायर। इसको भी सरल करेंगे, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35। तो इस प्रकार से यदि इसको हल करें तो हल करने पर आप देख रहे हैं √13 का स्क्वायर 169/4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49/4 का स्क्वायर 16 बराबर दोनों का हर समान है, इनसे जोड़ लेंगे तो 9 6 15 और 16 4 20, 1 21, 9 बल्कि 9 9 18, 9 9 18 मिला और 16 4 20, 1 21/16। यदि इसको काट करके सरल करें तो ये हमारा मिल जाएगा 218/16। 16 का वर्गमूल तो 4 बाहर कर सकते हैं तो √218/4 तो ये मिल जाएगी तिरछी ऊंचाई एल का मान। अब हमको रशीद द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल, रशीद द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का वक्रपृष्ठ यानी पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ मिलेगा 2πr²। अब इसको हम सरल कर लेंगे, पाई कॉमन है, कॉमन कर सकते हैं। इस प्रकार से r का मान देख रहे हैं, r का मान मिला 3.5/2 इंटू एल, एल का मान √218/4 प्लस 2r², 3.5/2 गुणे 3.5/2। अब इसको हम सरल कर लें, यदि इसको सरल करेंगे पाई का मान रख दिए 22/7 और दोनों से 3.5 को कॉमन कर लेंगे तो अब अगर देखें तो फिर ये हमारा शेष बचा 1/2
और 218 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो लगभग 14.7 के आसपास मिलेगा। 14.7/4 प्लस 1 2 कैंसिल कर देते हैं, 3.5 कॉमन मिला, तो फिर ये हमारा 3.5/2, 7 पन्ना 35, 22 पंचे 110, तो 11 मिल गया इंटू। अब इसमें यदि दशमलव हटाएंगे, इसमें भी दशमलव हटा दें, तो इस प्रकार से अगर देखें लाशा ले लेंगे, 40 दुनाई 80, तो ये हमारा 147 प्लस 20 दुनाई 40 और 35 दुनाई 70, बल्कि 20 चौक 80 और 4 35 का गुणा करेंगे 140 मिल जाएगा। 140, अब इसको सरल करें तो 11 गुणे 147 में 140 जोड़ेंगे, 7 14 दूनी 28 बटे 80। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, तो सरल करेंगे, अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 11 सते 77, 11 अठे 88, 7 हासिल जोड़ दिए, 88 7 95, 11 दुनाई 22, 22 9 31 बटे 80। 80 का भाग यदि हम 3157 में दें तो देखिए इसका मान लगभग हमारा मिल जाएगा। भाग दे लेते हैं, 8 का भाग देना है 315.7 में, तो ये हमारा मिल जाएगा 8 त्रिक 24, 7 31 75 हुआ, 8 9 72, 3 75, दशमलव लगाएं, अगला अंक उतर आया, 8 चौक 32, 8 पंच 40, तो 8 चौक 32 लगभग 4 बार गया ये, तो इस प्रकार से इसका मान लगभग 39.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रंगाई किए जाने वाला अभीष्ट क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में रंगाई की जाएगी, यही हमारे दिए हुए प्रश्न का लगभग उत्तर होगा, 39.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।